गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर की ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने जो जो इंडिया की ज्योग्राफी है, उसकी लोकेशन है, उसके एक्सटेंस है, उसके नेबरिंग कंट्री है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का विस्तार कितना है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन देशों के साथ भारत की इंटरनेशनल बाउंड्रीज का निर्माण होता है। तो इन सब के बारे में हमने जो हमारी भारत के बारे में बेसिक जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम इसी संदर्भ में थोड़ा आगे बात करेंगे भारत के बारे में ही कि इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत कैसे है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में आती है और एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिण में अवस्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो जो दक्षिणी भाग में अवस्थित है, तो यहाँ जो एशिया के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी देश है, साउथ और साउथ ईस्ट कंट्रीज, उनके संदर्भ में भारत कैसा है, कि उनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात जो हमारा टॉपिक है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो आज हम इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से हैं, कि भारत का एशिया में दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में क्या स्थिति है, और उसके पश्चात भारत की विविधता में एकता के बारे में हम चर्चा करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले आता है इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसकी हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि भारत प्राचीन काल से एक सुस्पष्ट इकाई, भौगोलिक इकाई के रूप में रहा है और दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से संबंध अच्छे रहे हैं और लगातार इनसे व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए जा रहे हैं। जैसा कि भारत शुरू से ही एक सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट है, जो प्रत्यक्ष है, कि भौगोलिक फिजिकल इकाई के रूप में, यूनिट के रूप में रहा है और इसका संबंध जो है, जो दक्षिणी पूर्वी देश, दक्षिणी देश है, उनके साथ लगातार भौगोलिक संबंध अच्छा रहा है। अगर हम भारत के साथ जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी देशों हैं उनके संबंध में बात करें तो इसमें भारत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में हिंद महासागर से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, स्थलीय विस्तार है। उससे नीचे जहां भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, जो 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी के पास है, तो उससे आगे जो महासागर दिखाई देता है वो हिंद महासागर है। तो भारत हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर से होकर भारतीय विचारधाराएं, कि इसी महासागर से जो भारत के विचारधाराएं हैं, इंडियन थॉट है, वो इंडोनेशिया, कंबोडिया, बाली आदि देशों तक पहुंची। इसमें हम कहें कि जो इंडियन थॉट है, भारतीय विचारधाराएं हैं, वो हिंद महासागर से होती हुई दक्षिण में इंडोनेशिया, बाली और कंबोडिया देशों तक पहुंची और भारत के उनसे संबंध स्थापित हुए, रिलेशंस बने। इस प्रकार पूर्वी गोलार्ध में हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस प्रकार उत्तर और उत्तर पूर्व में एक मजबूत प्राकृतिक दीवार के रूप में हिमालय अवस्थित है। जैसा कि आपको पता है कि भारत का उत्तरी भाग है, वहाँ एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो वो एक भारत में सुरक्षा दीवार की ओर से
सुरक्षा दीवार की ओर से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की बाहरी आक्रमणकारियों से और जलवायु की दृष्टि से भी बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों? अगर माने कि हिमालय अवस्थित नहीं होता तो साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती है वो भारत तक विस्तृत होती, तो उसमें उसके भारत को दुष्परिणाम भी कुछ भुगतने पड़ते। और जो बाहरी आक्रमणकारी है वो हिमालय की अवस्थिति के कारण वहाँ भारत तक नहीं पहुँच पाते। तो हिमालय भारत के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह कार्य करता है। अब इसके पश्चात कि भारत के जितने पासेज हैं, दर्रे हैं, वहाँ से मंगोल भारत आए और बौद्ध धर्म चीन, कोरिया, जापान व मध्य एशिया तक फैला। पासेज या दर्रों का मतलब होता है कि पहाड़ी क्षेत्र का वो बीच का भाग जहाँ से आवागमन हो सके, उस क्षेत्र से मंगोल भारत में आए और उन्हीं के साथ बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ और वो धीरे धीरे आगे भारत से ही चीन, कोरिया, जापान और मध्य एशिया तक फैला। इस प्रकार से हम देखें तो भारत लंबे समय से विविध रूपों में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्राचीन समय से ही भारत का जो संबंध है वो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी देशों से बना हुआ है, जिसमें साउथ एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज से जो रिलेशन है वो प्राचीन काल से ही बना आ रहा है। इसी प्रकार इसमें अगर और हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में म्यांमार, या हम ये कह सकते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है उसमें म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया तथा इंडोनेशिया के साथ पूर्वी भारत एवं दक्षिणी चीन सहित 11 देश सम्मिलित है। यानी कि इस स्थिति में भारत के साथ 11 देशों की स्थिति है। इन क्षेत्र में दक्षिण में विषुवत रेखीय जलवायु और उत्तर में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यानी कि भारत की जो स्थिति है उसके दक्षिण में विषुवत रेखीय जलवायु जो 0 डिग्री पर उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, वो रहता है। और जैसे जैसे उत्तर की ओर जाएंगे तो शीतोष्ण और शीत कटिबंध की जलवायु वहाँ मिलने प्रारंभ हो जाएगी। दक्षिण पूर्व एशिया विश्व का प्रमुख सांस्कृतिक उद्भव स्थल रहा है। कल्चरल हिट्स, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व का प्रमुख सांस्कृतिक उद्भव स्थल रहा है और यहीं से चावल की कृषि प्रारंभ की गई है। यानी कि जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है यहीं से चावल की कृषि का उद्भव हुआ है और यही क्षेत्र विश्व में सांस्कृतिक उद्भव का स्थल माना गया है। तो इससे भारत की संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान उन देशों से होता रहा है। यानी कि जो थॉट है, इंडियन थॉट है, वो उन देशों में उनसे संपर्क में रहे हैं। इस प्रकार भारत इन देशों से प्राचीन काल से ही संबंध रहा है और लंबे समय से व्यापारिक संबंध भी बने रहे हैं। इन देशों से भारत कपास, जूट, सूती वस्त्र आदि निर्यात करता है। अब हम दक्षिणी एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में भारत बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान व श्रीलंका सम्मिलित है। ये देश भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप के ही भाग रहे हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये सारे के सारे देश साउथ एशिया में स्थित है और ये प्राचीन काल में एक ही भौगोलिक इकाई के रूप में विद्यमान थे। केवल मालदीव और श्रीलंका की पृथक द्वीपीय पहचान है। क्यों? क्योंकि ये एक अलग स्थलखंड पर है और एक द्वीपीय देशों की स्थिति में आते हैं। फिर भी ये देश कृषि, उद्योग और अन्य आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में भारत के ही समरूप है। तो इस प्रकार हम भारत की बात करें तो भारत का प्राचीन काल से ही साउथ एशियाई देश और साउथ ईस्टर्न कंट्री के साथ रहा है और इनसे व्यापारिक संबंध भी बना रहा है। अब भारत की बात करें हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में भारत एक प्रमुख भूमिका के रूप में है। क्यों? क्योंकि
जो जलयान है, जलीय मार्ग है, वो भारत से होकर ही गुजरते हैं। तो उस स्थिति से देखें तो भारत के संबंध उसके पड़ोसी देशों से अच्छे रहे हैं और यहीं से वस्तुओं का आयात निर्यात हमेशा से बना रहा है। अगर हम एशियाई देशों की साउथ एशियाई देशों की बात करें तो उसमें भारत चीन के साथ मैकमोहन रेखा से जुड़ा है, अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन से जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में भारत विविध उत्पादों में पड़ोसी देश का प्रमुख बाजार है। जैसे कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश है उनमें जो उत्पादन, फसल उत्पादन है, आर्थिक उत्पादन है, जो भी है, उसमें भारत उनका एक प्रमुख बाजार के रूप में रहा है। तो ये थी भारत की दक्षिण और दक्षिण एशियाई देशों के साथ स्थिति के संदर्भ में जो भारत की स्थिति है उसके बारे में चर्चा की। अब इसके पश्चात आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भारत इतना बड़ा विशाल भूभाग है, इसमें सभी प्रकार की अलग अलग वनस्पतियाँ, अलग अलग जाति के लोग, अलग इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर, अलग इसकी जलवायु, सभी प्रकार की इसमें मिलती है। तो इस आधार पर इसको कहते हैं विविधता में एकता। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ उष्ण जलवायु मिलती है, शीतोष्ण जलवायु मिलती है। अगर हम मानसून की बात करें तो कहीं अधिक बरसात होती है, कहीं कम बरसात होती है। अगर हम इसकी फिजिकल रीजन्स की बात करें, फिजिकल रिलीफ की बात करें, भौगोलिक धरातल की बात करें तो कहीं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो कहीं थार का मरुस्थल है, कहीं मैदानी भाग है और उसके साथ साथ पठारी भाग भी भारत में अवस्थित है। तो भारत में हर प्रकार से विविधता मिलती है, चाहे वो जलवायु संबंधी हो, स्थलाकृति संबंधी हो, जनसंख्या संबंधी हो, आर्थिक क्रियाओं संबंधी विविधता हो। तो इस आधार पर सभी प्रकार की विविधता मिलती है। तो उसी के लिए हम भारत को कहते हैं भारत में विविधता में एकता पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो इसकी प्रमुख 5 भागों में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके में हम कह दें भारत मानव सभ्यता और संस्कृति का विकास स्थल रहा है, कि भारत देश मानव सभ्यता और उसकी संस्कृति के विकास का ही स्थल रहा है। यहाँ भौगोलिक स्वरूप के विकास के साथ ही अनेक विविधता का उद्भव हुआ है। जो विविधताएं हैं वो कौन कौन सी है? जियोलॉजिकल कंपोजिशनल डाइवर्सिटी, भूगर्भिक संरचना संबंधी विविधता, क्लाइमेट डाइवर्सिटी, जलवायु संबंधी विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक संपदा संबंधी विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता और अंत में डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं में विविधता यहाँ पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला आता है जियोलॉजिकल कंपोजिशनल डाइवर्सिटी, यानी कि भूगर्भिक संरचना संबंधी विविधता। भूगर्भिक संरचना संबंधी विविधता, जियोलॉजिकल कंपोजिशनल डाइवर्सिटी। अगर इसकी हम बात करें तो भारत में भूवैज्ञानिक दृष्टि से काफ़ी विविधताएं मिलती है। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, पेलिनेसर प्लेटू विश्व के प्रमुख प्राचीन भू आकारों में से एक है, जो कठोर चट्टानों से बना हुआ है और वहाँ खनिजों की उपलब्धता बहुत अधिक है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत का भूवैज्ञानिक इतिहास भी नवीन है और इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और खनिजों का अभाव पाया जाता है। अगर हम भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इसमें देखें, जियोलॉजिकल दृष्टि से इसको देखें, तो भारत में एक तरफ जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार और सेकंड
हिमालय। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रायद्वीपीय पठार विश्व का सबसे पुरातन स्थल में से स्थल खंडों में से एक माना गया है और यहाँ खनिज पदार्थों का बहुत अधिक भंडार मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग देखें हिमालय भारत में ही अवस्थित है, जो विश्व की नवीन पर्वत श्रृंखलाओं में से या नवीन भूखंडों में शामिल किया जाता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं और खनिज पदार्थों का अभाव पाया जाता है। यानी कि भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखें तो भारतीय स्थलखंड पर सब विश्व के प्राचीन स्थलखंडों में से एक प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है और विश्व के नवीन स्थलखंडों में से जैसे हिमालय भी भारत में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों का बहुत अधिक भंडार मिलता है, जबकि हिमालय में खनिजों का अभाव मिलता है। तो भूगर्भिक या जियोलॉजिक दृष्टि से देखें तो इसमें प्रमुख विविधता मिलती है। इसके विपरीत उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो भारत की सबसे नवीन भू-आकार है, जो असम से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक विस्तृत है। इसके साथ साथ जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भाग स्थित है, जो मैदानी भाग है, उसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसके बारे में हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास में आएगी फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो उसमें इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे, हिमालय पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर भारत के मैदान का। ये हमारी फिजिकल रीजन्स में इन टॉपिक को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भूगर्भिक दृष्टि की संरचना से प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन स्थल है, हिमालय नवीन स्थलखंड है, उत्तर भारत का विशाल मैदान वो भी एक नवीन स्थल खंडों में से है। तो इस दृष्टि से भी ये विविधता में एकता मिलती है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है क्लाइमेट डाइवर्सिटी। जलवायु संबंधी विविधता। अगर हम जलवायु संबंधी विविधता की बात करें तो यहाँ उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु विद्यमान है। जैसे ट्रॉपिक जोन और टेम्परेट जोन, दोनों प्रकार की जलवायु अवस्थित है। क्यों? क्योंकि जो भारत की लोकेशन है, भारत की स्थिति है, वो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इस हिसाब से भारत में उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु मिलती है। अगर इसमें और हम देखें तो भारत में एक स्थल मेघालय में माशिनराम और चेरापूंजी जैसे स्थल है, जहां विश्व की सर्वाधिक बरसात होती है। लगभग 1100 सेंटीमीटर के करीब यहां वार्षिक वर्षा होती है, जिसमें हम माशिनराम की बात करें तो 1187 सेंटीमीटर और चेरापूंजी की बात करें तो 1142 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। इसी के साथ साथ भारत में लेह क्षेत्र है, वहाँ बिल्कुल ही नामात्र की बरसात होती है। राजस्थान में जो थार मरुस्थल है, वहाँ बहुत कम बरसात होती है, लगभग 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा के स्थान भी भारत में है और न्यूनतम वर्षा के स्थान भी भारत में मिलते हैं। तो क्लाइमेट डाइवर्सिटी भी इसके अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ हम देखें तो विश्व का सबसे ठंडा स्थल जो भारत में माना गया है वो द्रास है। कौन सा क्षेत्र है? द्रास। यह भारत के लद्दाख में अवस्थित है और विश्व के ठंडे स्थलों में से एक आता है। उसी के अनुसार अगर विविधता देखें तो भारत में सबसे गर्म स्थल में जो थार का मरुस्थल है वो भी अवस्थित है। यानी कि जलवायु संबंधी देखें तो सर्वाधिक बरसात का स्थल भी भारत में है, न्यूनतम वर्षा के स्थलों में से भी भारत है, और सबसे ठंडे देशों या विश्व के सबसे ठंडे स्थल के जो स्थान है वो भी भारत में अवस्थित है, और जो विश्व के सबसे गर्म स्थल है उनमें से भी भारत में वो स्थल अवस्थित है। तो जलवायु संबंधी विविधता भी यहाँ काफ़ी मिलती है। इसके साथ साथ भारत में एक क्षेत्र जहाँ -डिग्री जैसे में टेम्परेचर मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर में सियाचिन क्षेत्र है जहाँ
50 तक टेम्परेचर मिलेगा और उसी समय भारत के दूसरे क्षेत्रों में बहुत अधिक गर्म स्थल भी मिलेंगे। इसके साथ साथ हम और देखें तो जलवायु संबंधी में हम देखें तो यहाँ अधिक बरसात और कम बरसात के क्षेत्र भी मिलते हैं। उसके पश्चात आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में जैविक संपदा संबंधी, जैविक संपदा संबंधी विविधता। अगर हम जैविक संपदा संबंधी विविधता की बात करें या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से ये आता है कि यहाँ सदाहरित वन भी मिलते हैं और वो क्षेत्र भी मिलते हैं जहाँ बिल्कुल भी वनस्पति नहीं होती। नेचुरल वनस्पति जहाँ सर्वाधिक विकसित होती है वो भी स्थल है, और जहाँ वनस्पति बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होती, उनका विकास नहीं होता, वो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भारत प्राच्य जैव भौगोलिक प्रदेशों में से एक है, लेकिन यहाँ तिब्बत और हिमालय एक संक्रमण क्षेत्र का कार्य करते हैं। तिब्बत और हिमालय जो एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में अवस्थित है। भारत में विश्व के 35 जैव विविधता संपन्न क्षेत्र यानी कि जो हॉट स्पॉट है 35 है, उनमें से 4 भारत में अवस्थित है। जो प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं विश्व में 35 हैं, उनमें से 4 भारत में अवस्थित हैं। कौन कौन से हैं? उसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो ब्रह्मा और सुंडलैंड जो निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। इसके अतिरिक्त नैनीताल की फूलों की घाटी, केरल की शांत घाटी अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। वनस्पति की दृष्टि से एक और असम, मेघालय, पश्चिमी घाट में सदाबहार वनस्पति मिलती है, तो दूसरी ओर अरावली के समांतर और मध्यवर्ती दक्कन पठार पर स्टेपी तथा पश्चिमी राजस्थान में शुष्क और कांटेदार वनस्पति भी मिलती है। यानी कि पश्चिमी घाट, असम, मेघालय में सदाहरित वनस्पति मिलती है। उसी के अकॉर्डिंग प्रायद्वीपीय पठार और राजस्थान में शुष्क वनस्पति भी मिलती है। तो इसके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से देखें तो भी ये भारत में विविधता में एकता दर्शाती है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी, इसकी बात करें तो भारत लंबे समय से ही संस्कृति की विश्व धरोहर रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भारत सदैव से ही विश्व में संस्कृति की धरोहर रहा है और यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। अगर भारत के संविधान की बात करें तो इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और अनुसूची में इसको प्रविष्ट किया गया है। यानी कि भारत में कुल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यताएं मिली हुई है। इसके अलावा हर स्थान पर, हर जगह पर अलग अलग धर्म के जो लोग रहते हैं उनकी स्थानीय भाषा अलग अलग है। तो हम कल्चरल दृष्टि से या सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भी भारत में बहुत अधिक विविधता मिलती है। इसके अलावा यह भाषा को 4 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? आग्नेय या आष्ट्रिक भाषा, द्रविड़ वर्ग, चीनी तिब्बती वर्ग और भारतीय यूरोपीय वर्ग। तो इसमें सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो है भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा को सर्वाधिक 78% लोग बोलते हैं। उसके पश्चात 20% लोग द्रविड़ भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आग्नेय भाषा को 1.38% लोगों द्वारा बोली जाती है और अंत में चीनी तिब्बती भाषा को बोलने वाले मात्र 0.8% लोग ही हैं। इस प्रकार हम देखें सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत में बहुत अधिक विविधता मिलती है। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं संबंधी विविधता।
आर्थिक क्रियाओं संबंधी विविधता। तो देश में आर्थिक विकास के क्षेत्र में विविधता मिलती है। इसमें कृषि, खनन, उद्योग और परिवहन प्रमुख है। भूविज्ञान, जलवायु, मृदा में भिन्नता, सिंचाई के साधन की उपलब्धता से प्रभावित यहाँ पहाड़ी कृषि, स्थानांतरित कृषि आदि की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क व गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में गहन कृषि की जाती है। इसके अलावा असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, नीलगिरी, कर्नाटक और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बागाती कृषि मिलती है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर हम देखें तो यहाँ अलग अलग भिन्नता मिलती है। यहाँ सभी प्रकार के उद्योग धंधे मिलते हैं। कृषि संबंधी है, खनिज संबंधी है। उसके साथ साथ अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में वो क्षेत्र भी है जहाँ गहन कृषि की जाती है, जहाँ जीवन निर्वाह कृषि भी की जाती है। इसके साथ साथ बागाती कृषि भी यहाँ की जाती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक क्रियाओं संबंधी विविधता थी। तो इन सभी के आधार पर भारत को हम ये कह सकते हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भूगर्भिक संरचना संबंधी विविधता मिलती है, जलवायु संबंधी विविधता मिलती है, जैविक संपदा संबंधी विविधता मिलती है, सांस्कृतिक क्रियाओं संबंधी विविधता मिलती है और आर्थिक क्रियाओं के संबंध में भी विविधता मिलती है। तो इन सभी वर्गों में भारत में विविधता मिलती है, यानी कि डाइवर्सिटी रहती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत के समस्त लोग या यहाँ की जो जनसंख्या है वो आपस में घुल मिल कर रहती है और अपने आर्थिक विकास पर अधिक उनका ध्यान रहता है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधता में एकता वाला देश है। तो आज हमने हमारे इस वीडियो में देखा कि भारत की दक्षिण और दक्षिणी एशियाई देशों के संदर्भ में स्थिति क्या है, उनसे संबंध कैसे हैं, और जो भारत की विविधता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।